आदाब, मैं दीप्ति श्रीवास्तव हाजिर हूँ अपने खास प्रोग्राम जानकारी से कामयाबी तक के साथ। आज की पेशकश में हम बात करेंगे ग्रूमिंग एंटरप्रेन्योरशिप अमंगस्ट यूथ। आज का यूथ सिर्फ जॉब सीकर नहीं है बल्कि जॉब क्रिएटर बनना चाहता है, लेकिन खाली आइडिया के बलबूते पे आप अपना बिजनेस खड़ा नहीं कर सकते हैं। ज़रूरत होती है राइट माइंडसेट की, ग्रूमिंग की और परसेवरेंस और रेजिलियंस की। आज हम बात करेंगे कि कैसे एक यूथ, कंट्री का यूथ एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट कैसे डेवलप कर सकता है, ग्रूमिंग का सक्सेस में क्या अहम रोल है और कैसे एक सिंपल सा आइडिया एक सस्टेनेबल बिजनेस में बदल सकता है। इन्हीं सब अहम मुद्दों पर डिस्कशन करने के लिए आज हमने स्टूडियो में इनवाइट किया है बहुत ही इम्पॉर्टेंट गेस्ट को। जामिया मिलिया इस्लामिया से डायरेक्टर फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप प्रोफेसर डॉक्टर रेहान खान सूरी। सर, हम आपको अपने स्टूडियो में वेलकम करना चाहेंगे और साथ ही हम अपने व्यूअर्स को बता दें कि अगर आपके जहन में कोई भी सवाल हो तो हमारा टोल फ्री नंबर आपकी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश किया जाता रहेगा। आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, हमें कॉल करके पूछ सकते हैं। तो चलिए इस बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंफॉर्मेटिव, नॉलेजेबल पेशकश की शुरुआत करते हैं। सर, हम आपको एक बात और बता दें कि आज इस पेशकश के बाद, इस प्रोग्राम के बाद अगर हम सब यानी मैं और व्यूअर्स बिल्कुल इंस्पायर्ड हो जाते हैं एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, तो ये आपके ऊपर क्रेडिट जाएगा। चलिए सर, सबसे पहला सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या एंटरप्रेन्योरशिप एक स्किल है, ये इनेट स्किल है कि इसको डेवलप किया जा सकता है? प्लीज़ बताएं। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। एक तो एंटरप्रेन्योरशिप एक अल्फाज ऐसा है कि ख़ास तौर से जब आप सुनते हैं तो बड़ा मुश्किल सा वर्ड लगता है, लेकिन इसको समझने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझना है कि ये फ़र्क क्या होता है, एंटरप्रेन्योर कहते किसे हैं। ये एक एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट होता है। ये माइंडसेट वो होता है जब आप किसी ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो जो प्रॉब्लम मासेस की है, जो बहुत सारे लोगों की कोई प्रॉब्लम है और आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। जी हाँ। तो वो इनोवेटिवली जब सॉल्व करते हैं आप, तो आप एक एंटरप्रेन्योर कहलाते हैं। मिसाल के तौर पे आप सब जानते हैं बहुत तमाम तरह के बिजनेसेस हैं। अगर हम एक बिज़नेस की मिसाल लें, जैसे ओला, ऊबर की मिसाल लें, अमेज़न, फ्लिपकार्ट की मिसाल लें। ओला ने क्या किया, उन्होंने एक जो हम टैक्सी हायर करते हैं, जिसके लिए हमें टैक्सी स्टैंड पे जाना पड़ता था या टैक्सी को अप्रोच करना होता था, उसको एग्रीगेट कर दिया, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म बना दिया। तो लोगों की एक परेशानी जो थी, जो टैक्सी को बुलाने में, टैक्सी का इंतज़ार करने में, जाने में, वो उन्होंने एक प्लेटफॉर्म के ज़रिए उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया और एक वो बहुत बड़ा बिजनेस बन गया। इसलिए उसको एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। इसी तरह से जब भी आप इनोवेटिवली किसी भी एक प्रॉब्लम का, क्योंकि प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस तो हैं जो हमारे रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, सुबह से शाम तक हम करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं हमें जिन चीज़ों की प्रॉब्लम हम फेस करते हैं, जो परेशानियाँ आती हैं, उन परेशानियों को फेस करते हुए भी हम काम कर रहे होते हैं। बिल्कुल। और जब एक एंटरप्रेन्योर के कोई भी एक शख्स जब ये सोचता है कि मुझे इस प्रॉब्लम का हल ढूंढना, ये बड़ी परेशानी है। जैसे कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये बताते हैं कि अगर आप वर्जिन अटलांटिक जो एयरलाइंस है उसकी अगर बात करें, उसके जो रिचर्ड जब सफ़र कर रहे थे और एक आइलैंड पे फंस गए और फ़्लाइट कैंसिल हो गई, और जब उन्हें लगा कि यार ये एक ऐसी परेशानी है कि मैं अगर इस परेशानी का हल ढूंढ लूँ, एंड ही हायर्ड ए चार्टर्ड फ़्लाइट, और उस फ्लाइट के जब उन्होंने सेल करना शुरू किए टिकट्स, तो वहाँ जितने लोग फंसे थे सबने फ़ौरन ले लिए। एंड दैट आइडिया केम फ्रॉम देयर। तो बहुत बार जब आप किसी
कहते हैं ना, इसीलिए इसका एक प्रिंसिपल होता है डिज़ाइन थिंकिंग का, जिसमें कहते हैं आप जब एम्पैथेटिक होते हैं, और वो एम्पैथी इज़ द फर्स्ट स्टेप फॉर इनोवेशन। किसी भी तरह को सोचने के लिए जब आपका वो जो जहन चलता है, जब आप प्रॉब्लम को प्रॉब्लम की तरह नहीं, सॉल्यूशन ढूंढने के लिए देखते हैं, अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं, तब आप उस माइंडसेट को, उस चीज़ को एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट कहते हैं। और जैसा आपने कहा कि ये हर शख्स में ये चीज़ होती है, मुझे लगता है, लेकिन इसको सिर्फ किंडल करने की ज़रूरत है, इसको निकालने की ज़रूरत है, आपको बताने की, ओरिएंट करने की ज़रूरत है यूथ को कि भाई आप अगर किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन ढूंढने के हिसाब से, अपॉर्चुनिटी के हिसाब से देखेंगे और उसका सॉल्यूशन को इनोवेटिवली निकालेंगे और उस सॉल्यूशन को किसी प्रोडक्ट या सर्विस में कन्वर्ट करेंगे, उसका ट्रांजिशन होता है कि आपने एक सॉल्यूशन सोचा, उस सॉल्यूशन पे आपने सोचा अब ये सॉल्यूशन जो है किसी प्रोडक्ट से पूरा होगा या किसी सर्विस से पूरा होगा। तो सर्विस भी बना सकते हैं या कोई आप प्रोडक्ट भी बना सकते हैं। जब आप वो बनाते हैं और उसको बनाने के बाद उसकी फिर टेस्टिंग करते हैं और उसको कमर्शलाइज करते हैं, उसको बिजनेस में लाते हैं, ये पूरा जो एक प्रोसेस है ये एंटरप्रेन्योरशिप कहलाता है। सो ब्यूटीफुली एक्सप्लेन, सर ने बहुत शानदार तरीके से बताया पूरा प्रोसेस और कैसे एम्पैथेटिक या कंपैशनेट होना कितना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो करेज जो हम अपनी, जो भी हमारा क्लाइंटेल है, हम जिसका भी पेन एरिया को हम हैंडल करना चाहते हैं या अपने जो कस्टमर्स हैं उनकी तकलीफ़ क्या है, उसके ऊपर जब हम अपना बिजनेस शुरू करते हैं तो वी जनरली सक्सीड। और ये यूथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट गाइडेंस है। सर, आपसे दूसरा सवाल पूछना चाहूँगी कि स्टार्टअप जर्नी में सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है, फंडिंग, कंसिस्टेंसी या रेजिलियंस? हाँ, देखिए सबसे पहला होता है, जो मैं समझता हूँ सबसे बड़ा चैलेंज है शुरुआत, इनिशिएटिव। अच्छा। ये सबसे पहले जब आप पहल करते हैं। अब और इसमें बहुत बार हम जनरली ये सवाल बहुत सारे बच्चों से पूछते हैं, और मैं जनरली अपने यूथ से भी आपके ज़रिए से कहना चाहता हूँ कि अगर आप पैसा कमाने के लिए और स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, पैसा कमाने के लिए आप कोई बिजनेस मतलब एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं, तो यू आर नॉट द राइट पर्सन फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। अच्छा, अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ, मैं ये भी बताता हूँ। आपको किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जो मासेस की प्रॉब्लम है नेशनली और इंटरनेशनली, यानी कि ग्लोबली वो प्रॉब्लम एग्जिस्ट अगर करती है, उसका आपने कोई सॉल्यूशन ढूंढ लिया, तो इसका मतलब आप एक बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। जाहिर है जब आपके पास ऐसा सॉल्यूशन होगा, वो वैल्यू एडिशन करेगा, वैल्यू लेकर आएगा, तो लोग उसके लिए पे करेंगे, और जब लोग पे करेंगे तो आपको एक बहुत बड़ा अमाउंट, एक आपका बड़ा पैसा बनेगा, एक बड़ा बिजनेस बनेगा, और जाहिर है आप एक अच्छे कहते हैं ना, एक अच्छे प्रॉफिट्स उसमें कमा सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही होती है कि आप जब इस माइंडसेट से फोकस करते हैं कि मुझे एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना है एम्पैथेटिकली, तब आपका जो जोश होता है, जब वो जो आपकी कंसिस्टेंसी होती है, और जो ख़ास तौर से एक नेवर गिव अप अप्रोच होती है, वो डेवलप होती है, क्योंकि आपके अंदर पैशन होता है। पैसा कमाने के लिए होता क्या है कि जब अगर आप पैसे को कमाने का सोच के जब आप कोई काम शुरू करेंगे, और उस काम में जब दुश्वारियां आएंगी, क्योंकि चैलेंजेस देखिए हर जगह आते हैं, और ख़ास तौर से जो अनप्रेसिडेंटेड चीज़ें हैं जो पहली बार हो रही हैं, क्योंकि जब आप किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पहली बार ला रहे हैं, उसमें बहुत नए अजीब तरह की, बहुत सारी तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। बिल्कुल। तो आप हिम्मत ना हारें, वो पैशन आपको हिम्मत देता है, वो कंसिस्टेंसी देता है, नेवर गिव अप अप्रोच देता है। अगर आप सिर्फ पैसा कमाने के लिए सोचेंगे तो आप इमीडिएटली क्या होगा, जहन आपका ये कहेगा अच्छा इसमें पैसा नहीं है, मैं दूसरी चीज़ में शिफ्ट कर जाता हूँ। जब आप दूसरी चीज़ में शिफ्ट करने के लिए जाएंगे तो जाहिर है उसमें लॉस होगा। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपने कही कि चैलेंजिंग जो है सबसे पहली चीज़ होती है कि आपका जो माइंडसेट है, इनिशिएटिव है, और जो आपका पैशन है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है किसी भी बिज़नेस को करने के लिए। ऑफ कोर्स ये चैलेंजिंग होता है जब आपको शुरुआत करनी होती है, जिसे हम बूट स्ट्रैप कहते हैं स्टार्टअप के लैंग्वेज में। बूट स्ट्रैप का मतलब होता है कि आप अपनी जेब से पैसे लगाते हैं, अपनी सेविंग्स लगाते हैं, या आप कहीं से सीड फंड लेते हैं। सीड फंड उसको कहते हैं जिसमें बहुत सारी फंडिंग ऐसी होती है जो स्मॉल फंडिंग होती है, जो आपकी शुरुआत के लिए ज़रूरत होती है, वो सीड फंडिंग होती है। सीड फंडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बहुत सारी सीड फंडिंग है। उसके अलावा काफ़ी ग्रांट्स होती हैं जब आप कोई ऐसी चीज़ बना रहे होते हैं, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे होते हैं, तो गवर्नमेंट की बहुत सारी ग्रांट्स हैं जो आपको मिलती हैं, जो आपको वापस नहीं करनी। और बहुत सारी जब आपकी फंडिंग की बात हम करते हैं तो फंडिंग में
इक्विटी आ जाती है। ग्रांट वो होती है जिसमें कोई इक्विटी आपको पे नहीं करनी होती, गवर्नमेंट आपको ग्रांट दे देती है, आप खर्च करिए, बनाइए और आप आगे बढ़िए। हम एक एक गवर्नमेंट की स्कीम के बारे में भी आपसे पूछना चाहेंगे बहुत इलेबोरेट मैनर में, क्योंकि हमारा यूथ इस प्रोग्राम को देख रहा है और जानकारी से कामयाबी तक हमारे प्रोग्राम का नाम है, और हम पूरी होलिस्टिक इंफॉर्मेशन अपने यूथ को देते हैं कि कल को अगर उसे एंटरप्रेन्योर बनना है, अपना खुद का स्टार्टअप शुरू करना है, वेंचर शुरू करना है, तो वो उससे कैसे आगे लेके बढ़ सकता है। तो सर, आपने बहुत सही कहा कि मनी शुड नॉट बी द एंड गोल ऑफ एनीबडी हु वांट्स टू स्टार्ट अप देयर ओन वेंचर। किसी को भी अपना बिजनेस शुरू करना है तो मनी एंड गोल कभी नहीं होना चाहिए। विजन आपका लार्ज होना चाहिए और बहुत ही एम्पैथेटिक अप्रोच होना चाहिए, क्योंकि आपके कंज्यूमर की जो नीड है आप उसको फुलफिल कर पा रहे हैं, उसके बारे में सोच पा रहे हैं कि उसकी तकलीफ भी मैं कैसे कंट्रीब्यूट करके उसको निकाल पाऊँ। तो कुछ ऐसा बिजनेस प्लान करते हैं जो कि उसको मदद करेगा कंज्यूमर को। तो सर, अब मैं आपने फाइनेंशियल प्लानिंग की भी और आपने सीड फंडिंग की भी बात की, तो चलिए इस बारे में बताइए सर कि यंग एंटरप्रेन्योर्स को बेसिक फाइनेंशियल प्लानिंग या कैश फ्लो के बारे में अगर कुछ बताना चाहें, कैसे हम उनको गाइड कर सकते हैं सो दैट, क्योंकि ये तो सबसे पहली परेशानी है कि वो कैश हम कहाँ से लाएं और हम कैश को मेंटेन कैसे करें। अगर लोन लेते हैं तो भी अलग चैलेंज है, उसको पे बैक करना है, तो कुछ इस बारे में बताइए सर। देखिए, आपने जैसे कहा अब आइडिया हमें आ गया, अब आइडिया आने के बाद सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए जी। तो मैं यहाँ ये बताना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बहुत सारी स्कीम्स हैं। यहाँ से हम शुरुआत करते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारी कैसे हेल्प कर रही है। जी हाँ, हम सब जानते हैं स्टार्टअप इंडिया मिशन, ख़ासतौर से आत्मनिर्भर भारत के बारे में आपने सुना होगा। बिल्कुल सर। हिंदुस्तान में हमारी सरकार ने बहुत सारे इंक्यूबेशन सेंटर्स बनाए हुए हैं, ख़ासतौर से इनोवेशन के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। अगर आप जाएंगे तो तकरीबन आपको जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पर, यूनिवर्सिटीज़ में और बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में आपको इस तरह के इंक्यूबेशन सेंटर्स और इनोवेशन सेंटर्स मिलेंगे जी। अगर आपके जहन में कोई भी आइडिया है तो इसके 2-3 तरह के तरीक़े हैं जिससे आप एक शुरुआती पैसा ले सकते हैं, आप गेन कर सकते हैं। जैसे स्टार्टअप इंडिया सीड फंड, तो सीड फंड का मतलब ये है कि आपको जो बेसिक पैसा चाहिए जो आपको, वो आपको मिलता है। उसके अलावा आपको, जैसे आपने कहा कि कैश फ्लो कैसे मैनेज करना है, तो जब आप किसी भी इंक्यूबेशन सेंटर में, किसी भी इनोवेशन सेंटर में जो गवर्नमेंट जिसको सपोर्ट करती है, स्टेट गवर्नमेंट सपोर्ट करती हैं, और ये सारा स्टार्टअप इंडिया मिशन के तहत रहता है। उसके अलावा आत्मनिर्भर जो भारत का हमारा मिशन है, जो उसके तहत ये सब सारे सेंटर्स को सपोर्ट होती है, वो आपकी सपोर्ट करने के लिए बैठे हैं। आपको हाँ। बिल्कुल नहीं सोचना है, वो बिल्कुल। और मैं एक बात और बताता चलूँ कि सरकार का सपोर्टेड कोई भी इनोवेशन और इंक्यूबेशन सेंटर है वो ओपन है सबके लिए, वहाँ के स्टूडेंट्स के लिए, वहाँ के एलुमनी के लिए, वहाँ के स्टाफ के लिए, उसके अलावा कम्युनिटी के लिए। तो आप कहीं भी जाके अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ के रजिस्टर कर सकते हैं। जाहिर है वहाँ पर एक प्रोसेस होता है उसके रजिस्ट्रेशन का, वो आपको करना चाहिए। उसको प्री इंक्यूबेशन कहते हैं, जब आप आइडिएशन स्टेज में होते हैं, आप कोई चीज़ बनाना चाहते हैं। उसके अलावा आपको जो आपकी बहुत सारी और ऐसी हमारी स्कीम्स आती रहती हैं जिसमें आए दिन आप अगर किसी भी वेबसाइट को, जो गवर्नमेंट की जितनी भी हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स की वेबसाइट है, उस पर ज़रूर आप अपने आप को उससे जानकारी लेते रहें, क्योंकि टाइम टू टाइम आइडियाथॉन्स होते रहते हैं, हैकाथॉन्स होते रहते हैं। बिल्कुल, वो फंडिंग के लिए होते हैं। आपका आइडिया, देखिए होता क्या है, हम आइडिया कोई सोच रहे हैं, हम समझते हैं कि ये आइडिया बहुत अच्छा है, हमने जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सोचा है वो बहुत अच्छा है, हमारा बिजनेस आइडिया बहुत अच्छा है, लेकिन आप जानते हैं लाखों लोग आइडियाज़ पे काम कर रहे हैं। तो आपको ये जानना ज़रूरी है। ये बहुत अच्छा स्टेप होता है। इससे अच्छा कि आप अपना पैसा कहीं से लेके और खर्च करें और उसके बाद आपका बिजनेस ना चले, उससे अच्छा होता है कि आप आइडियाथॉन्स में शामिल हों, कंपटीशन में शामिल हों। अच्छा। और जब आप उस आइडियाथॉन में शामिल होंगे, अपना पिच करेंगे, अपना आइडिया रखेंगे, वहाँ पर जो ज्यूरी होती है, वहाँ जो लोग होते हैं, मेंटर्स होते हैं, वो आपको ये बताते हैं आपका आइडिया ठीक है, अच्छा है। उसमें अगर आपका आइडिया सेलेक्ट होता है तो वो आपको वहाँ पर सीड फंड भी दे सकते हैं, आपके आइडिएशन के लिए पैसे दे सकते हैं। एक ग्रांट होती है हमारा, वो मिल सकती है आपको सरकार से। 5 से 10 लाख रुपए की ग्रांट आइडिएशन के लिए बहुत आसानी से मिल जाती है। अच्छा। और ये डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में काम कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे आप कोई टेक्नोलॉजी बिल्ड कर रहे हैं, जैसे कि आपकी क्लीन टेक है, जो एनवायरमेंटल
उसके लिए सेक्टर में काम करती है, आप एग्री टेक में काम कर रहे हैं या आप किसी हेल्थ टेक में काम कर रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी पे या आपका कोई ऐसा आइडिया है जो मासेस के लिए यूज़फुल हो सकता है, लाइक रूरल एरियाज़ के लिए कोई यूज़फुल है, इवन अर्बन एरियाज़ के लिए कोई ऐसा आपका आइडिया है जो बहुत ज़्यादा लोगों की मदद कर सकता है, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है जब आप आइडिया को लेकर पिच करते हैं, आइडिया को जाके उस कंपटीशन में जाते हैं। और हर आप ये देखिए जहाँ पर भी पैसा होता है, गवर्नमेंट अभी जो पैसा है वो गवर्नमेंट डायरेक्ट कोई पैसा नहीं देती, वो पैसा जाता है वो जनरली इंक्यूबेशन सेंटर्स या जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके थ्रू जाता है, या स्टार्टअप के जो हमारे स्टेट्स के जो स्टार्टअप मिशन है, हाँ उसके ज़रिए जाता है। इसी तरह से इन्वेस्ट इंडिया एक हमारा मिशन है, उसमें बहुत ज़्यादा पैसा ख़ासतौर से इन्वेस्ट इंडिया के तहत बहुत सारी स्कीम्स आती हैं। मैं आपसे बल्कि सारी स्कीम्स, हाँ मैं थोड़ा सा कुछ स्कीम्स जो उससे कनेक्टेड है वो अभी बता दूंगा, फिर अलग से भी उसको और डिटेल, हाँ प्लीज़ बताएं। लेकिन मेरा ये कहना है कि जो आपने कैश फ्लो की बात करी और जो फाइनेंस की बात की, ये बहुत सारे बच्चों के जहन में होता है, खासतौर से हमारे वो बच्चे जिनका फैमिली बैकग्राउंड नहीं है, जिनका बहुत जो हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, वो ये सोचते हैं कि शायद हम पैसे के बगैर कोई बिजनेस नहीं कर सकते, स्टार्टअप नहीं कर सकते। तो मेरा आप सबसे कहना है कि आज की डेट में हमारी सरकार ने इतनी आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ रखी हुई हैं कि आपको पैसे की वजह से कभी भी अपना काम को रोकने की ज़रूरत नहीं है। फाइनेंशियल सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, इन टर्म्स ऑफ गाइडेंस, हर तरह की गाइडेंस मौजूद है। मैं यहाँ एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा कि हमारा जामिया मिल्लिया इस्लामिया में सेंटर फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप है, जो कि सपोर्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ MSME है, सपोर्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। उसमें अगर जो हमारे दिल्ली के ख़ास तौर से जो भी एतराफ़ में लोग रहते हैं, वो ज़रूर इस तरह का अगर कभी भी आपको कोई आइडिया आता है, ख़ासतौर से वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, हमारी जो बच्चियां हैं, वो अगर किसी भी तरह का बिजनेस सोचती हैं, यू आर मोस्ट वेलकम टू कम एंड रजिस्टर विद अस। थैंक यू सो मच सर, वेरी इलेबोरेट इन्फॉर्मेशन सर गेव कि आइडियाथॉन्स में हमारे यूथ पार्टिसिपेट कर सकता है और वहाँ पे राइट गाइडेंस मिल सकती है, अपने बिजनेस आइडिया को लेके आगे बढ़ सकता है, मेंटरशिप भी मिल सकती है उसको, सो मेंटर सपोर्ट भी मिल जाएगा। सो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोग्राम चल रहा है और काफ़ी हमारे यूथ को भी समझ में आ रहा होगा कि क्या करना चाहिए उनको, हाउ टू प्रोसीड अहेड इन केस इफ़ दे आर प्लानिंग फॉर अ बिजनेस। तो सर आपसे जानना चाहेंगे, एक तो ये आपने बताया कि कहाँ से उनको फंड मिल सकता है। अब चलिए हम पहले ही एक ऐसी बात पूछ लेते हैं जो कि यूथ ये भी जानना चाहेगा कि सपोज़ अगर बिजनेस फेल कर जाए तो इमोशनल और फाइनेंशियल रिकवरी कैसी की जाए, ये दोनों चीज़ पूछना चाहेंगे। क्योंकि हम बात करते हैं रेजिलियंस की, हम बात करते हैं कि हम बिज़नेस में 10 बार 15 बार लॉसेस हो सकते हैं, बट अगर हमारे यूथ में इतनी कैपेबिलिटी है कि वो 16वीं बार भी खड़ा हो जाए आगे बढ़ने के लिए, तब वो एक्चुअल लीडर होगा या तब वो एक्चुअली राइट एंटरप्रेन्योर बन पाएगा। तो सर इसके बारे में बताएं कि अगर बिजनेस का फेलियर हो जाए तो वो इमोशनली और फाइनेंशियली अपने आप को कैसे रिकवर करके आगे बढ़े, क्या गाइडेंस है इसके बिल्कुल लिए? बहुत अच्छी बात आपने कही। और मैं अपनी जनरली जब हमारी क्लास शुरू होती है, हम लोग एक PG डिप्लोमा इन एंटरप्रेन्योरशिप इनोवेशन डिज़ाइन थिंकिंग ऑफर करते हैं, रेगुलर प्रोग्राम है जामिया मिल्लिया इस्लामिया में। जी हाँ। जब हम पहली क्लास करते हैं तो 2 वर्ड्स को हम कहते हैं बच्चों से कि ये आप अपनी डिक्शनरी से रिप्लेस कर दीजिए, हटाइए मत। एक होता है प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम को हम रिप्लेस करते हैं अपॉर्चुनिटी से, कि अब जहाँ भी प्रॉब्लम है वहाँ अपॉर्चुनिटी लिख दीजिए आप। उसके अलावा हम फेल्योर जो वर्ड आप यूज़ कर रही हैं, हम फेल्योर को कहते हैं, इस वर्ड को कभी यूज़ नहीं करना है आपको। इसको रिप्लेस करना है माइलस्टोन से। बिल्कुल बिल्कुल, वो एक आपका माइलस्टोन होता है। हर बिजनेस के माइलस्टोन्स होते हैं। दुनिया में कोई बिजनेस ऐसा नहीं है जिसमें माइलस्टोन्स ना हो, और वो माइलस्टोन आप ऊपर नहीं चढ़ सकते जब तक उस तरह का आपने उसे, जैसे जनरली पब्लिक फेल्योर कहती है, लेकिन वो माइलस्टोन ना हो। हम असल में ये हमारा जो एक कल्चर है, उसमें जब हम फेल वर्ड जो सीखते हैं वो बचपन में क्लासरूम से सीखते हैं कि आपने अगर 33% नंबर नहीं स्कोर किए तो आप फेल हो गए, तो जनरली वहाँ फेल कहा जाता है। वो फेल नहीं होता। अगर आप उसको पॉजिटिवली देखिए तो 33% नॉलेज गेन करके आते हैं आप। सो हर बिजनेस में हमेशा जैसे लॉस कहते हैं, जाहिर है एक प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट होता है, उसको हम जनरली, आप अगर देखिए बड़े बिजनेसेस को, जी हाँ, यहाँ मैं मिसाल देना चाहूँगा, बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं आप जो ख़ासतौर से टेक्नोलॉजी इनेबल्ड बिजनेसेस होते हैं, टेक्नोलॉजी ड्रिवन बिजनेसेस होते हैं, उनमें पहले कुछ सालों में सिर्फ इन्वेस्टमेंट होता है। बिल्कुल। और जब उनकी बैलेंस शीट बन रही होती है तो वो लॉस में दिखाई देता है कि आपको, और वो भी 100 करोड़ 200 करोड़। अगर आप बड़ी कंपनीज लाइक फ्लिपकार्ट की बात करें, अमेज़न की बात करें, तो इनिशियल डेज में वो लेकिन सब प्लान्ड होती हैं।
वो कैलकुलेटेड होती हैं। आपको पता होना चाहिए कि आप लॉस में कब तक जाएंगे, उसके बाद जो आपकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। आप आज बिजनेसेस देखिए, जैसे मैं बता रहा था कि आपको आप जोमेटो की अगर कहानी सुने कि जोमेटो कैसे बना, वो भी बहुत अजीब कहानी है कि एक कंपनी में काम करते थे जो आपके इसके फाउंडर हैं देवेंद्र, और उस कंपनी में लोग जब खाना खाते थे तो उनको टाइम लगता था ऑर्डर करने में, और जब तक लंच टाइम ख़त्म होने लगता था। तो व्हाट ही डिड, उसने क्या किया, सारे जगह की जो मेन्यू कार्ड थे वो अपलोड कर दिए अपने एक उनके इंटरनल सिस्टम होता था वेबसाइट पे। उसके आईटी मैनेजर ने बुलाकर उससे पूछा, भाई तुमने क्या किया है जो इतना ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है इस पेज पे। देन ही जस्ट गॉट दैट आइडिया, यार ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। देन ही स्टार्टेड दैट आइडिया। तो वहाँ से जब आप किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं, और आज आप देखिए जोमेटो कहाँ पहुँच गई, उसके बाद ब्लिंकिट शुरू हुआ। ब्लिंकिट ने एक प्रॉब्लम सॉल्व की कि जो लोग जल्दी जिन्हें चाहिए कोई चीज़ भूल गए, 10 मिनट में कैसे मिल सकती है। आज ये देखिए, शायद हम में से जो भी लोग सुन रहे हैं कोई ऐसा नहीं होगा जो ब्लिंकिट का यूज़ नहीं करता हो। तो ये वो चीज़ें हैं जो शुरू में जिनके लॉसेज होते हैं लेकिन कैलकुलेटेड होते हैं। आपको कैलकुलेट करना है और इस चीज़ को मान के चलना है कि आपको लॉसेज होंगे। जब आपको पता है कि मुझे जो है 10 करोड़ रुपए का लॉस होना है इस साल में, 5 करोड़ का होना है, तो मेरा वो इन्वेस्टमेंट है, मैं कैसे उसे मीटअप करूंगा, कहाँ से मेरे पास कैश फ्लो होगा, फाइनेंसेस कहाँ से आएंगे, इन्वेस्टमेंट्स कैसे होंगे, कैसे मुझे ग्रो करना है, उसके लिए एक मेंटरशिप की ज़रूरत होती है। जाहिर है सबको ये फाइनेंशियल समझ नहीं होती, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, अगर आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर है, अगर आपके अंदर पैशन है, तो आप कभी भी इमोशनली वीक नहीं होंगे, क्योंकि आपका पैशन आपको मोटिवेट करेगा, आपका ऑब्जेक्टिव्स आपको हारने नहीं देंगे। सो आपको अपने ऑब्जेक्टिव पे नज़र रखनी है कि मुझे ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। अगर वो आपकी नज़र बिल्कुल पैशन के साथ है तो कभी भी आप इमोशनल फील नहीं करेंगे, और फेल्योर इज़ ए माइलस्टोन, ये हमेशा याद रखिए। सो वेरी ट्रू, फेलियर इज़ अ माइलस्टोन। फेलियर से तो दोस्ती कर लेनी चाहिए, क्योंकि जितनी बार आप फेल होंगे उतना ही शार्पन होकर के आप ऊपर उभर करके आ पाएंगे। तो बहुत ही क्लैरिटी के साथ सर ने समझाया। अब से बिजनेस को लेकर हम एक बात और जानना चाहेंगे आपसे कि सिर्फ टेक्निकल स्किल्स या सॉफ्ट स्किल्स जैसे इमोशनल इंटेलिजेंस या कम्युनिकेशन या एथिक्स वगैरह भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कुछ इसके बारे में बताइए, किसी भी बिजनेस एंटरप्रेन्योर के लिए या यूथ के लिए भी। बिल्कुल, देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत बार हम लोग बहुत सारी कहानियाँ पढ़ते हैं कि बिजनेसमैन कोई बहुत बड़ा है, उसने पढ़ाई ड्रॉप कर दी। आप पढ़ते रहते हैं, जैसे आप बात करते हैं स्टीव जॉब्स की, वो कॉलेज ड्रॉप आउट था। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिन्होंने कॉलेज ड्रॉप। प्लीज़ इस बात को समझिए, ये करोड़ों में एक एग्जाम्पल होता है, बिल्कुल। लेकिन ज़्यादा सक्सेसफुल लोग वो होते हैं जो बहुत सिंसियरली अपनी पढ़ाई करते हैं, अपनी ट्रेनिंग करते हैं। बहुत सरकार ने इतनी सारी ट्रेनिंग्स फ्री आपके लिए की हुई हैं। प्लीज़ डू अंडरस्टैंड दैट। आपको सबसे पहले अपने आप को कैपेसिटी बिल्ड करना है। आपका आइडिया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए बहुत सारी स्किल्स की ज़रूरत होती है, बहुत सारी एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत होती है, और बार बार आप किसी एक्सपर्ट पर डिपेंड नहीं हो सकते। इसलिए आपको बहुत सारी चीज़ों को समझना है, पढ़ना है। सरकार ने बहुत सारे पोर्टल्स बनाए हुए हैं, फ्री पोर्टल्स हैं, उनको आप एक्सेस कर सकते हैं। उसके अलावा सरकार मिनिस्ट्री ऑफ MSME की, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की, मिनिस्ट्री ऑफ तमाम तरह की स्कीम, PM विकास स्कीम है, PMRF स्कीम है, इसकी अलावा इतनी सारी स्कीमें आज की तारीख में हैं कि आप जिस एरिया में भी जाएंगे हर जगह आपको फ्री ट्रेनिंग्स मिलेंगी। आपको सिंसियर होना है कि किस तरह से उन ट्रेनिंग को लर्न करना है। मैं मिसाल दूं कि अभी हमने रिसेंटली जामिया इस्लामिया में स्मॉल बिजनेसेस के लिए बहुत सारी ट्रेनिंग्स MSME की जो फ्री ऑफ कॉस्ट थी। 5-5 दिन के मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम, एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, वुमेन एक्सेलरेशन प्रोग्राम, इस तरह के प्रोग्राम्स किए, ग्रीन बिजनेस डेवलपमेंट प्रोग्राम, इस तरह के प्लान किए जो आपको जो एक्सपर्टीज सिखाता है। क्योंकि बिजनेस भी एक तरह से, बिजनेस एक स्किल है। देखिए बिजनेस आइडिया बहुत अच्छा है, आपका एक बहुत पैशन होता है, आप करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप एक्सपर्ट लर्निंग के साथ करेंगे, मिसाल के तौर पे जो लोग बड़े इंस्टीट्यूशन से पास होते हैं, IIM से, वो आप देखते हैं बहुत कामयाब होते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेके आते हैं। तो आपको भी ये स्किल डेवलप करनी है। जो आपने सवाल पूछा स्किल के ताल्लुक से, हर तरह की मुझे लगता है स्किल की ज़रूरत होती है। जितना आप स्किल ले सकते हैं लेनी चाहिए। उसके अलावा आपको ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़नी चाहिए। जिस एरिया में आप काम कर रहे हैं उसकी किताबों का पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जनरली आपने सुना होगा, ये कहा जाता है कि एक हफ्ते में एक किताब कम से कम आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए रिलेटेड टू द एरिया इन विच यू वुड लाइक टू वर्क। सो ट्रू, सो ट्रू। सो काफ़ी क्लैरिटी आ रही है सर, एंड बहुत ही समझ में आ रहा है। और हमारे एंटरप्रेन्योर माइंड वाले जो यूथ भी हैं उनको भी समझ में आ रहा होगा, उनको क्लैरिटी मिल रही होगी कि कैसे कैपेसिटी बिल्डिंग या
स्किल डेवलपमेंट, और ख़ास करके जब गवर्नमेंट की इतनी स्कीम्स हैं, इतना कुछ है हमारे देश में, हमारी सरकार हमारे यूथ के लिए ऑफर कर रही है विद रेफरेंस टू लर्निंग एंड विद रेफरेंस टू ग्रोथ एंड बिल्डिंग अप अ करियर। तो रुकने की तो कोई वजह ही नहीं होती है एंड आगे बढ़ते रहना है। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव के बारे में थोड़ा इलैबोरेट करके डिटेल में कुछ बताएं और कैसे वो एंटरप्रेन्योर्स की हेल्प कर सकता है। बिल्कुल, देखिए स्टार्टअप इंडिया, जैसे मैंने बताया कि सबसे पहली शुरुआत तो स्टार्टअप इंडिया स्कीम में हमारी जो DPIIT है, जो मिनिस्ट्री का हमारा डिपार्टमेंट है, वो पूरा सपोर्ट करता है, ख़ास तौर से सारे स्टार्टअप्स को जो भी काम करना चाहते हैं। उसके लिए एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ, उसमें आपको अगर रजिस्टर होंगे आप, मिसाल के तौर पर आप कोई बिज़नेस शुरू करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप शुरू करते हैं, कोई भी आपका आप स्टार्टअप शुरू करते हैं, स्टार्टअप को आपके रजिस्टर करना होगा। उसके लिए कुछ उसकी कंडीशंस हैं। जाहिर है, देखिए सरकार ने कुछ एलिजिबिलिटी बनाई हुई है, ऐसा नहीं है कि कोई भी जाएगा और कुछ भी ले लेगा, क्योंकि उसके लिए एक आपको, क्योंकि वो आपको हेल्प करती है वो एलिजिबिलिटी। तो उसके लिए आपकी कंपनी या तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप होनी चाहिए, यानी कि LLP होनी चाहिए, या प्राइवेट लिमिटेड होनी चाहिए। ये कम से कम मिनिमम उसकी रिक्वायरमेंट है। उसके बाद आप DPIIT में अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आप रजिस्टर्ड हो जाते हैं तो आपको 3 साल तक इनकम टैक्स की छूट मिलती है। अच्छा जी। इसके अलावा अगर देखिए MSME में आप उद्यम रजिस्ट्रेशन में चले जाएं, MSME में रजिस्टर कर लें तो आप एलिजिबल होते हैं किसी भी टेंडर में पार्टिसिपेट करने के लिए। आप ये सोचिए, आपका प्री क्वालिफिकेशन के जो बहुत सारे जाविये हैं वो कम हो जाते हैं। अर्नेस्ट मनी आपको नहीं देनी, मतलब आप देखिए यहाँ कितना बड़ा फायदा है। बिल्कुल, अर्नेस्ट मनी, क्योंकि कोई भी टेंडर आप पिच करने जाते हैं कहीं भी गवर्नमेंट में या किसी भी प्राइवेट जगह पे जहाँ पर एक सिक्योरिटी अमाउंट के लिए कहा जाता है, तो वहाँ पर अगर आप वहाँ की कंडीशन में गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया कि MSME रजिस्टर्ड जो स्टार्टअप्स हैं उनको ज़रूरत नहीं है कि वो अपनी गारंटी दें पैसे की, वो सरकार उसकी गारंटी एक तरह से देती है। तो इस तरह की बहुत सारे आपको हेल्प होती हैं। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी स्कीम्स टाइम टू टाइम बहुत सारी ऐसे आती रहती हैं। कोई जो प्रोग्राम्स होते रहते हैं उसमें बहुत सारे, मिसाल के तौर पे बहुत बार रीजनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे बहुत सारे इवेंट्स रहते हैं जिसमें स्टार्टअप्स पार्टिसिपेट करते हैं, जहाँ पर उनको बहुत फ़ायदा होता है। उसके अलावा हमारे पास जो स्टार्टअप इंडिया सीड फंड है वो भी एक बहुत बड़ा अमाउंट है। दैट्स इन थाउजेंड्स, लाइक सो 10,000 करोड़ रुपए का एक फ़ंड आप एक्सेस कर सकते हैं उस स्कीम के तहत, और वो पैसा आपको कहीं ना कहीं आपको मिलता है। तो एक जैसे इसके अलावा सिडबी की अगर हम बात करें तो उनकी उद्यमी स्कीम करके है। आप बहुत सारी ऐसी स्कीमें हैं जो आपको, जब आप कहीं भी स्टार्ट करते हैं और जाते हैं तो आपको अप्लाई करना है। अच्छा। और मैं अभी लोन की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी शायद मुझसे सवाल पूछे इसलिए मैंने नहीं बोला। अभी तो लोन में सरकार की बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं, सब्सिडीज बहुत सारी हैं, इंसेंटिव्स बहुत सारे हैं। मिसाल के तौर पे आप कोई भी ऐसा डिकार्बनाइजेशन का कोई प्रोग्राम करते हैं तो आपको बहुत सारी सब्सिडीज़ हैं। तो सब्सिडीज़ अभी आपको समझ में नहीं आती जब आप नए स्टार्टअप होते हैं। सबसे पहले आप फोकस करिए कि आपको सीड फंड मिले, एंजल इन्वेस्टमेंट बहुत सारे होते हैं, इस तरह के बहुत सारे इन्वेस्टर्स मीट होती रहती हैं, तमाम तरह की चीज़। मुझे लगता है ये वक्त बहुत कम पड़ेगा अगर हम सारी स्कीम्स की बात करना शुरू करें तो शायद 7-8 घंटे लगेंगे हमें। सरकार की इतनी स्कीमें हैं और अगर आप टोटल देखेंगे तो कम से कम 30-32 हज़ार करोड़ का एक तरह से आपके लिए चंक एक आपको अवेलेबल है जो आप यूज़ कर सकते हैं। सोचिए कितना कुछ है हमारे यूथ के लिए, और हमारा यूथ जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन है या गाँव में है या छोटे कस्बों में है, तो उनके लिए कितनी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सर शेयर कर रहे हैं और इससे वो कितना उनको प्रॉफिट हो सकता है, दे कैन रियली ग्रो इन देयर करियर। सर, आपने बात की LLP या प्राइवेट लिमिटेड या प्रोप्राइटरशिप फर्म्स की, कुछ इसके बारे में बताइए, इनमें क्या फ़र्क है, सो दैट किसी को रजिस्टर करना हो अपनी फर्म तो अकॉर्डिंगली रजिस्टर करे। देखिए, इसमें मैं सजेस्ट ये करता हूँ कि जब भी आप कोई आइडिया पे काम करना शुरू करें और आपके पास, तो आप प्री इंक्यूबेशन में जाएं, अपना आइडिएशन पे काम करें और इनिशियली आप एक प्रोप्राइटरशिप कंपनी जो सिंगल मैन कंपनी होती है जिसको सोलोप्रेन्योर भी कहते हैं, वो आप रजिस्टर कर सकते हैं। उसके अगर आपको इमीडिएटली कोई काम ऐसा करना है जिसमें आपको GST चाहिए या आपको कोई चीज़ आपको बिजनेस में आना है, और अगर LLP का मतलब ये होता है कि जो एक पार्टनरशिप कंपनी होती है जिसमें आप 2-3 फाउंडर्स हैं, 2-3 लोग हैं और एक साथ काम कर रहे हैं, तो उनके लिए एक LLP की एक आपको प्राइवेट लिमिट से समझ लीजिए आप एक स्टेप नीचे वो कंपनी होती है जिसकी एक रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ में जो रजिस्टर्ड होती है वो कंपनी। और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आपका जो डायरेक्टर्स होते हैं, उसके अलावा आपकी
एक ऑथराइज कैपिटल होती है, शेयर होल्डिंग होती है, वो थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन तकरीबन आप देखिए तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत बड़ा। तो इसलिए एलएलपी में थोड़ी सी आपकी ये कह सकते हैं कि इनिशियल स्टेज के लिए एलएलपी बेटर होती है, उसके बाद आप अपने आप को फिर प्राइवेट लिमिटेड में फर्दर आप अपग्रेड कर सकते हैं। तो ये इनिशियली मैं तो कहूँगा कि एलएलपी, अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे कुछ कंपनी बनानी है तो एलएलपी आप उससे शुरुआत कर सकते हैं। ये बहुत मैटर करता है कि आप किस तरह का बिजनेस कर रहे हैं। अच्छा। इसलिए इसको बहुत खुले तौर पे बताना मुझे नहीं है, एक तरह का नहीं आप शुरू में यही होगा। ये बहुत मैटर करता है कि आपका बिजनेस क्या है, आपके बिजनेस की आपकी स्केलेबिलिटी क्या, आप ऑब्जेक्टिव्स लेके चल रहे हैं कितने साल का क्या, तो ये बहुत मैटर करता है। तो उसके लिए बेहतर होगा कि 1-to-1 आप किसी से ज़रूर मेंटोरशिप में जाएं, और ख़ासतौर से इस तरह की गाइडेंस अगर आप दिल्ली में हैं तो सेंटर फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप जामिया मिल्लिया इस्लामिया प्रोवाइड करता है। आप कहीं भी हैं, आप अपने करीब में जाइए, जैसे अगर आप दिल्ली में बहुत सारे हैं, IIIT, IIT दिल्ली, ANDC, आपका लड़कियों के लिए बहुत अच्छा हमारे पास IG DTUW है, जो जिसमें सिर्फ अगर टेक्निकल कोई स्टार्टअप है वहाँ पर एक अच्छा खासा फंड है। जी जी जी। IIIT है बहुत, तो वुमेन के लिए स्पेसिफिक फंड्स हैं बहुत सारे। तो इस तरह की चीज़ें आप, और बहुत सारी मेंटरशिप की और गाइडेंस की। हमारा नेक्स्ट सवाल जो था वो वही था ऑन विमेन था कि in a country with population of 1.46 billion around, you know, and women हमारी 48.5% रेशियो में है, तो कितना अहम रोल प्ले करती हैं वो हमारी कंट्री में, तो उनके लिए क्या है? हाँ, विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए बताएं सर। बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए, अगर हम अपने विकसित भारत 2047 का एक प्रोजेक्शंस और एक अपना टारगेट देखें जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी ने भी दिया है कि भाई हमें उसको अचीव करना है, जो 36 ट्रिलियन US की बात हम कर रहे हैं, और हमको एक अभी हमारे जो इमीडिएट टारगेट्स हैं, जैसे कि हम ऑलरेडी चौथी पायदान पर हैं वर्ल्ड में अपनी इकोनॉमी को लेके, GDP को लेके 4.2 ट्रिलियन US की इकोनॉमी है। इसमें अभी हमें 1 ट्रिलियन US रिसेंटली ऐड होना है, जो हमारा टारगेट है। तो इसकी जो हम इकोनॉमिक अचीवमेंट की हमारी जो टारगेट्स हैं, जो फोकस है, वो मुझे नहीं लगता कि विदाउट वुमेन्स पार्टिसिपेशन हो सकता है। इसलिए सरकार ने बहुत सारी स्कीमें, बहुत सारी चीज़ें ख़ास तौर से वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए रखी हैं। और वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए काफ़ी जगह पर, जैसे कि अगर आप बात करें, अगर आप लोन के लिए जाते हैं वहाँ पे कोलेटरल्स के लिए बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है। सरकार ने एक्सक्लूसिव स्कीम्स निकाली हुई हैं, जैसे उद्यमी करके एक स्कीम है, ख़ास तौर से हमारी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए है। उसके अलावा स्टार्टअप फंड में भी एक परसेंटेज है कि भाई इतना % फंड जो है हम वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को देंगे, जो वुमेन लीड कर रही हों जो स्टार्टअप्स। उसके अलावा आप ये देखिए कि हर ट्रेनिंग में सरकार ये कहती है कि कम से कम 40%, 30% एक साइजेबल नंबर जो है वुमेन पार्टिसिपेंट्स का ज़रूर होना चाहिए। तो सरकार प्रमोट भी कर रही है, सरकार सपोर्ट भी कर रही है, और सरकार एक्सेलरेट भी कर रही है। सो ये एक बहुत बड़ा फोकस है वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को लेके। और अगर आप एज ए वुमेन जब भी किसी स्कीम में जाएंगे तो आपको अनसेड कह सकते हैं उसको, कि एक ख़ास तौर से ये कहा जा रहा है कि भाई हमें वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट करना है, तो वो एक आपको कहीं ना कहीं एज ज़रूर मिलता है वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को। इसके अलावा स्कीम्स जैसे बहुत सारी जो हमारी फंडिंग की स्कीम्स है वो बहुत एक्सक्लूसिव हैं वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को लेके। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें मुझे लगता है कि जो भी हमारी बच्चियाँ, बेटियाँ, जो हमारी बहनें करना चाहती हैं, उनके लिए बहुत अच्छा एक ये कहते हैं इससे सुनहरा अवसर है आपको अपना कोई भी स्टार्टअप शुरू करने के लिए, कोई भी स्मॉल बिजनेस शुरू करने के लिए। और इस तरह की बहुत स्कीम्स मुझे लगता है। अच्छा, जो सबसे अहम बात है वो ये है कि गवर्नमेंट जो है अपनी स्टेट्स के थ्रू बेसिकली इम्प्लीमेंट करती है स्कीम्स को। तो इसलिए आप बहुत ज़्यादा ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि सब दिल्ली में ही सब चीज़ें होंगी। हर स्टेट का नोडल ऑफिसर होता है, हर स्टेट का एक कहते हैं ना उसका मिशन है, तो उनका उसके थ्रू ही सारी स्कीमें इम्प्लीमेंट होती हैं। इसके साथ स्टेट्स ने भी अपनी स्कीम्स बनाई हुई हैं। अच्छा। और सब में वो स्कीम सारी इन लाइन होती हैं जो गवर्नमेंट की सेंटर की स्कीम्स होती हैं। तो आपको जनरली आपको हर जगह पे वो सपोर्ट मिलेगी। और बहुत बार लोग कहते हैं, बहुत सारे मिथ्स भी हैं मुझे लगता है, लोग कहते हैं कि जी कुछ चीज़ें होती नहीं है, लेकिन बहुत बार आपको आगे बढ़ के इसको खुद आके चेक करना चाहिए कि वाकई में इसका आपको बेनिफिट हो सकता है या नहीं हो सकता। जब आप उसको अप्लाई करेंगे तो ज़रूर आपको बेनिफिट होगा। कितनी सारी स्कीम्स के बारे में
कितनी सारे पॉलिसीज़ के बारे में सर ने बताया, खास करके हमारी बेटियों के लिए या हमारी बहनों के लिए जो कि विमेन हैं। 48.5% मैंने बताया था कि पॉपुलेशन ऑफ द विमेन इन द कंट्री इज़ दिस। तो लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन सर, एंड आई एम श्योर दिस इज़ गोइंग टू बी ह्यूज, जो हमारी विमेन एम्पावरमेंट में बहुत हेल्प करेगी। तो सर आपसे जानना चाहेंगे कि फॉर स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स जिनको अभी छोटा बिजनेस स्टार्ट करना है अपना, तो प्राइम मिनिस्टर मुद्रा योजना वो कैसे सपोर्ट करती है स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को? देखिए, अगर आप प्राइम मिनिस्टर मुद्रा योजना की बात करें, जो हमारी ख़ास तौर से लोन स्कीम है वो, और एक पीएम एम्प्लॉयमेंट गारंटी योजना भी है, वो स्कीम भी है जिसमें एक गारंटी होती है कि आप एक अपना काम कोई भी शुरू कर सकते हैं। तो 2 लाख रुपए से लेके और 20 लाख 25 लाख रुपए तक भी आपको मिल सकता है। और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप वुमेन हैं तो आपकी जो इसकी वैल्यू है वो और बढ़ जाती है। तो इस तरह का है कि जो लोग छोटे स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो मुद्रा लोन अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको कोई कोलेट्रल नहीं देना, और कोलेट्रल का मतलब ये होता है कि आपको कोई गारंटी नहीं देनी, आपको बगैर गारंटी के आप सिर्फ अप्लाई करिए, आपके पास प्रोजेक्ट होना चाहिए। आप किसी भी बैंक में जाके अपना प्रोजेक्ट सबमिट कर सकते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं और बताना चाहूँगा दीप्ति जी आपको, खासतौर से आपके थ्रू इन सबको, कि गवर्नमेंट के जो हमारे ऑफिसर्स हैं हर रीजन वाइज, स्टेट वाइज, इसको मॉनिटर भी करते हैं। हर बैंक को एक टारगेट दिया हुआ है कि आपको इतना लोन डिसबर्स करना है। देखिए, अभी बहुत बार ये अभी एक स्टडी भी आई है जिसमें ये कहा गया है कि वुमेन को लोन नहीं मिलता मेन के वर्सेस। वो ठीक है, हो सकता है, उसको डिनाई नहीं कर रही, लेकिन गवर्नमेंट इस पर बहुत फोकस कर रही है कि गवर्नमेंट बाकायदे बैंक मैनेजर्स के साथ बात करती है और उनके टारगेट्स को पूछती है कि आपका इतना टारगेट था, आपने कितना डिसबर्समेंट किया। तो इसलिए सरकार की आप इंटेंशंस देखिए, कि सरकार की सपोर्ट देखिए कि आपके लिए सपोर्ट है। अगर आपको कहीं भी लगता है तो आप अपनी बात को ऊपर भी कहीं कह सकते हैं। अगर आपको लगता है बैंक आपको कोऑपरेट नहीं करता, यू कैन राइट टू योर जो भी वहाँ का जिला अधिकारी है या वहाँ पे जो भी ऑफिसर है, आप उसको ज़रूर कहिए कि भाई हमें इस स्कीम में परेशानी हो रही है। अच्छा, तो सरकार ने अपनी तरफ से बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी स्कीम्स निकाली हुई हैं। ख़ास तौर से जैसे आपने मुद्रा लोन की बात की, पीएम एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम करके है। उसके अलावा क्रेडिट गारंटी होती है जिसमें आपको, अगर आप कुछ इक्विपमेंट्स ख़रीदना चाहते हैं, कोई मशीनरी ख़रीदना चाहते हैं, उसमें भी सरकार हेल्प करती है। इस तरह के बहुत सारे आप अपने, इवन आपको अगर डिजिटल टूल्स यूज़ करने, एडॉप्ट करने अपने बिजनेसेस में, और आप उसमें ट्रांजिशन करना चाहते हैं, सरकार आपको सपोर्ट करती है उसमें भी। सरकार की बहुत सारी स्कीमें ऐसी हैं जो एग्जिस्टिंग बिजनेसेस के लिए, और बहुत सारी स्कीमें ऐसी हैं जो स्टार्टअप बिजनेसेस के लिए, बहुत सारी स्कीमें ऐसी हैं जो एक्सेलरेशन के लिए, मतलब आप एक स्टेज पे पहुंच गए, अब आप स्केल करिए। तो स्कीमें बहुत सारी हैं। आपको अपने प्रोजेक्ट, देखिए प्रॉब्लम कहाँ होती है ये भी मैं बताऊंगा सर। इसके साथ ही एक और सवाल पूछना चाहूँगी आपसे, कोलेट्रल के बारे में बताइए, क्योंकि फंडिंग तो मिल जाती है, आपने कोलेट्रल टर्म यूज़ किया, वो भी हमारे व्यूअर्स को बताइए कि कैसे गवर्नमेंट उसमें सपोर्ट करती है जो भी फंड लेता है। देखिए, कोलेट्रल आपको देने की ज़रूरत नहीं है। ये कोलेट्रल एक गारंटी होती है। जब आप लोन को अप्लाई करने जाते हैं तो आपको कोई चीज़ गिरवी रखनी होती है। जैसे ना कोलेट्रल का मतलब कोई चीज़ आपको मॉर्गेज करना है, या आपको एक कोई गारंटी देनी होगी कि भाई मैं अगर 10 लाख रुपए ले रहा हूँ तो मैं 10 लाख रुपए की चीज़ आपको मॉर्गेज कर देता हूँ, जिससे कि आपका रिटर्न। सरकार में कोई आपको वो कोलेट्रल देने की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, तो ये सरकार की यही तो स्कीम है कि आप बगैर किसी कोलेट्रल के आप इवन 1 करोड़ रुपए तक के लोन में जा सकते हैं। तो ये अभी कुछ बिजनेसेस के लिए आप 10 करोड़ तक भी जा सकते हैं। अच्छा, तो सरकार ने अभी बहुत सारी ऐसी स्कीमें सब्सिडी के अच्छा, अगर आप देखिए एग्रीकल्चर में जाते हैं। हाँ जी, मैं इसी के बारे में पूछना चाहती थी कि एग्रीकल्चर या रूरल एम्पावरमेंट के लिए तो गवर्नमेंट क्या कर रही है। देखिए, इसमें सरकार ने बहुत सारी सब्सिडीज रखी जी। आप अगर इस तरह का बिजनेस करते हैं जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, उसमें सब्सिडी आपके लोन पे भी होती है। आपने अगर कोई लोन लिया, आपको अगर मिसाल के तौर पर 50 लाख रुपए का लोन मिला, तो उसमें डिपेंड करता है कि आपका जिस सेक्टर में आप ले रहे हैं उस सेक्टर में 20% 30% सब्सिडी भी होती है। तो वो आपको सब्सिडी मिल गई, मतलब आपको इंटरेस्ट पे, कहीं इंटरेस्ट पे पूरी सब्सिडी मिल जाती है, आपको इंटरेस्ट नहीं देना। अच्छा, बड़े वेरी लो इंटरेस्ट लोन्स होते हैं, बहुत आपके बहुत हाई इंटरेस्ट नहीं होते। तो सरकार हर तरह से आपको सपोर्ट करने को तैयार है, आपको कोलेट्रल नहीं देना। लेकिन मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ, बी जेन्युइन, बी ऑनेस्ट, बी फॉर द कंट्री। आप कंट्री के लिए, कंट्री जब आपको, गवर्नमेंट आपको सपोर्ट इतना कर रही है, तो आप भी इस कंट्री के लिए सोचिए, नेशन के लिए सोचिए। प्लीज़
आप गलत डॉक्यूमेंट्स मत सबमिट करिए, गलत प्रोजेक्ट्स मत, आप अगर आप जेन्युइन है, आपका प्रोजेक्ट अच्छा है, आपकी सब चीज़ें अगर हैं, तो आपको मुझे नहीं लगता कि आपको बिजनेस करने में कोई बहुत दुश्वारी होगी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रियली है, ठीक है। कहीं कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स, और देखिए चैलेंजेस तो होते हैं, आप नौकरी भी करते हैं उसमें भी चैलेंजेस होते हैं, तो प्रॉब्लम्स तो होती हैं, लेकिन आपको अपने आप को तैयार करना है, अच्छी तरह से तैयार करना है, आपको ईमानदार रहना है, जेन्युइन रहना है, अच्छे प्रोजेक्ट सबमिट करने हैं, तो मुझे लगता है आपको ये सपोर्ट मिलेगा। सर मुझे पूछना चाहूँगी आपसे कि बहुत इन्फॉर्मेशन मिल रही है, यू आर गिविंग लॉट ऑफ क्लैरिटी। अब मुझे एक बात बताइए, एप्लीकेशन फॉर्म भरना कितना आसान होता है? क्या बहुत टीडियस टास्क है इसके लिए किसी भी स्कीम में अप्लाई करने के लिए? और साथ ही बताइए कि इकोनॉमिकली वीकर यूथ के लिए इनोवेशन सेंटर्स भी होते हैं, और ख़ास करके इसका स्प्रेड अप या प्लेसमेंट इनोवेशन सेंटर का ऐसा होता है कि गांव के या रूरल यूथ भी उसको उसकी फैसिलिटी को यूटिलाइज कर पाएँ या उसको उनसे मदद ले पाएँ? देखिए, हम बात करते हैं माइक्रो बिजनेसेस की जी, जो शायद आप पूछ भी रहे हैं। हाँ, हम माइक्रो से बात करते हैं। देखिए, माइक्रो होता है, स्मॉल होता है, मीडियम होता है। ये भी थोड़ा मैं और एलेबोरेट कर दूं। स्मॉल बिजनेस की जो डेफिनेशन है वो है 100 करोड़ रुपए तक की। अच्छा, उसके बाद आप फिर मीडियम बिजनेस में जाते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो आपने सवाल पूछा, हमारा समय कम है, हाँ, तो मैं जल्दी करता हूँ। प्लीज बताएं सर। आई विल बी लिटिल फास्ट। सो आपने जो सवाल पूछा मैं उस पर जल्दी से आ जाता हूँ। सवाल आपका ये था कि आपके जो बिजनेसेस हैं, स्मॉल बिजनेस को हम या गवर्नमेंट कैसे सपोर्ट करती है, इंक्यूबेशन सेंटर। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि एक हमारा नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है कंट्री का, उसके बाद वो टॉप पे रहता है। उसके बाद हमारा स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन होता है जो स्टेट वाइज होता है। इसका पूरा एक मैकेनिज्म है, पूरा एक इस मैकेनिज्म है। तो गवर्नमेंट पे विलेज ऑफिसर तक जाके आपके हर विलेज में एक आदमी होता है जो आपको सपोर्ट करने के लिए बैठा है। तो जो भी छोटे गांव में छोटी जगह पे आप रहते हैं, वहाँ आप आइडेंटिफाई करिए वहाँ विलेज ऑफिसर कौन है, आप किस एरिया में काम करना चाहते हैं, आप उसे कनेक्ट करिए। वहाँ पे हर उसमें आपको डिस्ट्रिक्ट में एक वो मिलेगा, आपको एक ट्रेनिंग सेंटर भी मिलेगा जहाँ आपको ट्रेनिंग भी मिल सकती है, आपको सपोर्ट भी मिल सकती है। इसी तरह से नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन भी है। सो आपको हर जगह पे, अच्छा इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट्स में आपको इंक्यूबेशन सेंटर्स मिलेंगे, इनोवेशन सेंटर्स मिलेंगे। प्लीज़ डू नॉट माइंड दैट वेदर यू आर coming from economic weaker section or coming from some like socially backward group, और किसी भी आप कुछ भी हों, आप टॉप हों, आप नीचे हों, आप अपने आप को एक, सब लोग बराबर हैं, एक इक्वल लोग हैं। आप जब भी जाएंगे कहीं भी आपको बेनिफिट मिलेगा, आपको सपोर्ट मिलेगी। सरकार के सारे सिस्टम्स बने हुए हैं, प्लीज़ डू एंड अप्लाई। और आपने जो सवाल पूछा था फॉर्म भरने का, फॉर्म इज़ नॉट दैट लाइक कहते हैं ना बहुत मुश्किल नहीं है, आपको अपनी चीज़ें पता होनी चाहिए, वही पूछी जाती हैं। वेरी नाइसली आंसर सर। अब ये बताइए कि कौन से टॉप 5 स्किल्स होना चाहिए एंटरप्रेन्योर बनने के लिए? देखिए, आपके अंदर पैशन होना चाहिए, आपके अंदर एम्पैथी होनी चाहिए, आपके पास रिस्क टेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए, आपको डर नहीं होना चाहिए, करेज होना चाहिए आपको, और आपको कहते हैं ना आपके अंदर वो जुनून होना चाहिए कि आपको कुछ करना है। जी बिल्कुल। और उसके बाद होती है जो भी एक पर्टिकुलर जिस एरिया में आप जा रहे हैं उसकी टेक्निकल स्किल्स आपके पास होनी चाहिए जिसमें आप बिजनेस करने जा रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टाइम है सर, और साथ में FTA BTA एरा भी है, तो ये कैसे एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी की तरह हमारे यूथ के लिए इमर्ज आउट होकर के आ रहा है? सिर्फ आपको ये समझना है कि ये इस्तेमाल कैसे होना है। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि जो ये जनरेटिव AI है ये शेर है, अगर इसकी सवारी नहीं करेंगे तो ये खा जाएगा। बिल्कुल, तो इसको सवारी करने का मतलब है इसको सीखना है, इसको इस्तेमाल करना है। आप जिस दिन इसको इस्तेमाल करना सीख जाएंगे, मुझे नहीं लगता आपको कोई बहुत बड़े एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है, टीम्स की ज़रूरत होगी। यही अपने आप में इतना इस टाइम इतना कहते हैं ना एबल है, इतना कैपेबल है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कर सकता है आपके बिजनेस डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए, आपको बहुत सारे आपके मैनेजमेंट करने के लिए, एनालिटिक्स करने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए, इतना कुछ AI ने दिया हुआ है। इसलिए AI को मुझे लगता है यूज़ करना चाहिए। और इस वक्त हमारे यहाँ वैसे भी AI, अभी आपने रिसेंटली सुना होगा, AI पे बहुत फोकस है। इंडिया जो है AI गुरु बनने जा रहा है। बेसिकली AI का हमारा बहुत, इंडिया को माना भी जाता है वर्ल्ड में AI स्पेशलिस्ट के केस में एज ए AI एबल कंट्री। तो आपको ज़रूर इसका इस्तेमाल करना चाहिए और इसको समझना चाहिए और इसको बिजनेस में लाना चाहिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग चल रहा है सर। एक, क्योंकि आप रेहान सर आप यहाँ पे हैं हमारे साथ और एंटरप्रेन्योरशिप में आप इतना ही स्टूडेंट्स को एजुकेट करते होंगे, तो एक बात बताइए, सस्टेनेबिलिटी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड इन टुडेज टाइम्स, नीड ऑफ द आवर है।
तो बिजनेस में हमें वो कितना डालना चाहिए? देखिए, सस्टेनेबिलिटी हर ग्लोबल बिजनेस के लिए इम्पॉर्टेंट है। कोई भी शख्स जो बिजनेस को ग्लोबली करना चाहता है वो विदाउट सस्टेनेबिलिटी सस्टेन नहीं कर सकता, क्योंकि सस्टेनेबिलिटी फैक्टर आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप इन्वायरमेंटल फ्रेंडली कितने हैं, आप कार्बन क्रेडिट्स पे कैसे जा रहे हैं। हिंदुस्तान का 2070 का नेट ज़ीरो का टारगेट है, हमारा एक अपना रिन्यूएबल एनर्जी का 2035 का टारगेट है। तो इस तरह के जो हमारे टारगेट्स हैं उसमें हमारी सारी इंडस्ट्री को कंट्रीब्यूट करना है। तो आपको आप देखिए कि हमारी एक प्रोड्यूसर्स जो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी जिसे कहते हैं, जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी भी हमारी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी एज ए स्टार्टअप, एज एन इंडस्ट्री होती है। तो सस्टेनेबिलिटी आपको ज़रूर सोचना है, आपको चाहे प्रोडक्ट के ज़रिए आपका क्लाइंट हो या गवर्नमेंट कंप्लाइंसेस हो, हर तरह से सस्टेनेबिलिटी बहुत ज़रूरी होती है। और चाहे आप इस विश्व को, इस पूरी अर्थ को अगर सपोर्ट करना चाहते हैं, सस्टेनेबिलिटी ज़रूर यूज़ करना चाहिए। बहुत ही शानदार तरीके से सर आपने एक्सप्लेन किया और बहुत समझ में आया। जस्ट वन लाइन गाइडेंस फॉर द यूथ ऑफ द कंट्री, और ख़ास करके जो हमारा विजन है 2030 का $2 ट्रिलियन इकोनॉमी, जो हमारा नेशनल एस्पिरेशन है, उससे कैसे यूथ एंटरप्रेन्योर बन करके अलाइन कर सकता है और हमारी कंट्री की प्रोग्रेस में सपोर्ट कर सकता है। देखिए, आपको जॉब टेकर नहीं होना, जॉब सीकर नहीं होना है, आपको जॉब गिवर होना है बेसिकली। हमारा टाइम समाप्त हो गया है, माफ़ कीजिएगा। हमारा बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा था लेकिन टाइम ख़त्म हो गया है हमारी आज की पेशकश में हम अपने व्यूअर्स को बता दें, और आपका भी शुक्रिया अदा कर दें कि आप अपना समय निकाल के हमारे साथ आए। हम अपने व्यूअर्स को बता दें कि हमारी आज की पेशकश में फ़िलहाल इतना ही। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा, आप अपनी राय दे सकते हैं। इसके लिए हमारी email ID है hopdurdu@gmail.com। इसी के साथ अब दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाज़त। आदाब।